93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। नीरज 5 दिन के बाद ऑफिस के टूर से वापस आया था। आकर सबसे पहले घर में जमी हुई धूल वगैरह साफ की, फिर नहाकर टूर के बाद के कपड़े धोकर बालकनी में उन्हें डालने गया तो देखा जाने से पहले की उसकी एक शर्ट वहीं बालकनी में पड़ी थी। उसे देखते ही याद आया कि पास के पुलिस स्टेशन को फोन करना था एक सिलसिले में। नीरज सोच ही रहा था इस वक्त फोन करे या सुबह करे कि उतनी देर में ही नीरज बालकनी से अंदर आया, सूखी हुई शर्ट सोफे पर फेंकी और सीधा दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। नीरज ने साफ साफ मेन दरवाजा खटखटाने की आवाज अपने कानों पे सुनी थी। उसने सीढ़ियों से नीचे देखा, कोई नहीं था। ऊपर भी देखा कि कहीं कोई दोस्त या बिल्डिंग के बच्चे तो मस्ती नहीं कर रहे, तो ना नीचे कोई था ना ही ऊपर। नीरज वापस अंदर आया, दरवाजा बंद किया और रूम में जाकर लेटने को पलटा ही था कि मेन गेट का नॉब ऐसे हिलने लगा जैसे कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। नीरज तुरंत दरवाजे की ओर भागा और डोर नॉब पकड़ लिया, लेकिन डोर नॉब का हिलना रुका नहीं। साफ समझ आ रहा था जैसे कोई बाहर से डोर नॉब पकड़ के दरवाजा खोलकर अंदर आना चाह रहा था। नीरज ने बड़ी हिम्मत करके आई होल से बाहर देखा। सीढ़ियों पर एक आदमी बैठा हुआ दरवाजे की ओर देखता हुआ सिर्फ अपना हाथ घुमा रहा था और हाथों के घुमाव के हिसाब से साफ साफ पता चल रहा था कि डोर नॉब घूम रहा था। नीरज को किसी भी हाल में यकीन नहीं हो रहा था जो वो देख रहा था, लेकिन जो हो रहा था वो सच ही था। नीरज पूरी ताकत लगाए डोर नॉब पकड़े हुए था कि तभी उसने अपने कानों में घर के अंदर ही एक आवाज सुनी, दरवाजा खोल। नीरज एक झटके में दरवाजे से दूर हट गया और तुरंत दरवाजे पे ऊपर की कुंडी डोर नॉब से लॉक और चेन लॉक भी लगा दिया। बुरी तरह घबराए नीरज ने डर के मारे दरवाजे को पूरी तरह लॉक कर दिया और फिर सिक्योरिटी को फोन करके ऊपर बुलाया। सिक्योरिटी भागा भागा ऊपर आया और उसने दरवाजे को खटखटाया। नीरज तुरंत दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोलने से पहले आई होल से देखा और आई होल से बाहर झांकते ही वापस एक बार उसके माथे पे पसीना आने लगा, हाथ पैर ठंडे हो गए और डर के मारे हलक सूख गया, क्योंकि सिक्योरिटी तो दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे वही आदमी जो कुछ देर पहले डोर नॉब को अपने हाथ के इशारे से घुमा रहा था, वो खड़ा मुस्कुराता हुआ आई होल की तरफ देख रहा था। नीरज एक बार फिर दरवाजे से पीछे हट गया और उसके हटते ही दोबारा बड़ी ही बुरी तरह दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। नीरज ने फिर से आंख लगाकर बाहर देखा तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, सिर्फ वही आदमी था और आई होल की ओर देखते हुए उसके होंठ हिले और आवाज नीरज को
अपने कानों में बड़े करीब से सुनाई दी, दरवाजा खोल। नीरज इस बार पीछे हटने के चक्कर में गिर पड़ा और तभी उसका इंटरकॉम बजा। नीरज रेंगता हुआ सा अपने इंटरकॉम तक पहुंचा और फोन उठाया तो उधर से सिक्योरिटी ने कहा, सर माफ कीजिएगा, राजेश खाना लेकर लौटा है तो हम तुरंत ऊपर आते हैं। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया मुझे। नीरज ने उससे गुस्से में कहा, पर तुम तो अभी अभी यहां पर आए थे, मैंने खुद तुम्हें दरवाजे के बाहर देखा था। सिक्योरिटी ने यह सुनकर नीरज की बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, अरे सर आप भी ना गजब मजाक करते हैं। राजेश जब तक नहीं आता हम यहां से हिल ही नहीं सकते, और आप कह रहे कि हम ऊपर आए। नशा किए का सर? नीरज ने गुस्से में फोन काटा और पास रखा बैट उठा लिया कि जब तक सिक्योरिटी आए उससे पहले ही कहीं जरूरत न पड़ जाए। नीरज का इंटरकॉम एक बार फिर से बजा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक आवाज आई, सिक्योरिटी के आने तक कम से कम हमारे लिए तो दरवाजा खोल दो। नीरज को यह आवाज सुनकर चक्कर आने लगे थे। ये उसी आदमी की आवाज थी जिसने उसकी जिंदगी कुछ ही मिनटों में ऐसी डरावनी बना दी थी। नीरज ने सोचा कि सिक्योरिटी को मोबाइल से फोन करके तुरंत आने को कहे। यहां जान पे बनी हुई है और वो राजेश के चक्कर में ऊपर नहीं आ रहा है। फोन मिलाने गया तो नीरज को अब अपनी ही किस्मत पे रोना आ गया। फोन में बैलेंस कम था, लेकिन ये किस्मत थी कि इंटरनेट डेटा पैक अभी कल ही भरवाया था। तुरंत टॉक टाइम रिचार्ज करने को फोन से लॉगिन किया, लेकिन बुरा वक्त सारी मुसीबतें एक साथ ही लेकर आता है। नेटवर्क आ जा रहा था और इसलिए उसका इंटरनेट ट्रांजैक्शन टाइम आउट हो गया और फोन का रिचार्ज हो नहीं पाया। ऐसी हालत में नीरज ने भी वही किया जो ऐसे बुरे हाल में कोई दूसरा करता। उसने गुस्से में तमतमाते हुए फोन वहीं पटक दिया। बैट पकड़े सोफे पे बैठा नीरज अपनी किस्मत को कोस रहा था जब कमरे की दीवार की दूसरी ओर से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई दीवार पर हथौड़े से मारे जा रहा था। उस तरफ कौन हो सकता था? नीरज यही सोच रहा था, क्योंकि वो फ्लैट तो खाली पड़ा था और दरवाजे पर ताला लगा था। इससे भी डरावनी बात यह थी कि हथौड़े से मारने की यह आवाज किसी कील को ठोकने या ऐसी कोई आवाज नहीं थी, बल्कि साफ समझ आ रहा था कि कोई दीवार को एक ही जगह पर मारते मारते उसको तोड़कर उसमें छेद करना चाह रहा था। और कुछ ही देर में यह बिल्कुल सही साबित हो गया, क्योंकि हर पड़ती हुई चोट के साथ थोड़ा थोड़ा टूटी हुई दीवार से गिरता मलबा नीरज के कमरे के अंदर गिर रहा था। नीरज की जान उसके हलक में अटकी पड़ी थी। न बोल पा रहा था, न हिल पा रहा था। बस फटी हुई आंखों से अपनी दीवार में होते छेद को देख रहा था। और इस वक्त एक धड़कन तक को सुन पाने वाले कानों से उसे उस हथौड़े की दीवार पर होती बॉम्ब जैसी एक एक चोट को सुन पा रहा था। नीरज शायद अगले 10 सेकंड में डर के मारे बेहोश हो जाता, लेकिन उससे पहले ही दरवाजे पर हुई दस्तक ने
एक और उम्मीद उसके दिल में जगा दी। दौड़ता हुआ गया और दरवाजे के आई होल से देखा तो बाहर बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। दरवाजा खोला तो वो बोला, बताइए सर, आप क्यों इतने परेशान थे? नीरज ने उससे कहा, ये बगल वाले खाली फ्लैट से किसी ने हथौड़ा मार के इस तरफ छेद कर दिया है। आजा अंदर जरा देख। सिक्योरिटी गार्ड का हाथ पकड़ के नीरज उसे बड़ी उम्मीदों से दूसरे कमरे में लाया। उस दीवार को दिखाने तो ना सिर्फ अब तक आ रही वह हथौड़ी की आवाज बंद हो चुकी थी, बल्कि दीवार में ना तो कोई छेद था और ना ही जमीन पे गिरा सीमेंट, बालू या ईंट के टुकड़े। नीरज तो टूट गया था ये देखकर। हैरानी भरी आंखों से दीवार को देखता रहा कुछ देर और फिर उछलकर दीवार पे इधर उधर हाथ मारता हुआ सिक्योरिटी गार्ड से कहा, अरे कहां गया? यहीं तो था वो छेद। कहां गया यार? अभी अभी मेरे सामने ही हुआ था दीवार में छेद। तुम सिक्योरिटी गार्ड हो ना? देखो यहां के। उधर क्या खड़े हो? इधर आओ, आओ आओ, ढूंढो मेरे साथ में। अब तुम भी ढूंढो, दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। यहीं पर छेद था। कितना कूड़ा गिरा था कमरे में। सब फेंकना पड़ेगा समेट कर। चलो खड़े मत रहो वरना तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा मैं। ढूंढो सारा मलबा कहां गया? मिल ही नहीं रहा। एक काम करो, तुम यही रुको, मैं देखता हूं। जाना मत। हाँ रुको, मैं 2 मिनट में आया। इतना कह के नीरज कमरे की अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। सिक्योरिटी वहीं खड़ा नीरज को ऐसे देखता रहा जैसे उसने भूत देख लिया हो। नीरज ने अलमारी बंद की तो सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि नीरज के हाथ में एक हथौड़ा था। नीरज ने दीवार पर छेनी लगाई और पलट के हंसता हुआ सिक्योरिटी गार्ड से कहा, उसे क्या लगता है मैं इधर से कुछ नहीं कर सकता? अब दिखाता हूं मैं क्या चीज हूं। इतना कह के नीरज छेनी लगाकर हथौड़ी से खुद ही दीवार में मारते मारते छेद करने लगा। सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे तक गया, उसे बंद किया और वापस नीरज के पास तक आया और उसके कानों में एक बात कही, कहा था ना दरवाजा खोल दो, नहीं खोला। अब भुगतो। ये उसी आदमी की आवाज थी जिससे वो अभी तक भाग रहा था। नीरज अपनी आंखों में खौफ और आंसू एक साथ लिए पलटा तो कमरे में सिक्योरिटी गार्ड दूर दूर तक नहीं था। नीरज की आंखें डर और आंसुओं से भरी थी। किसी बच्चे की तरह फफक फफक के रो रहा था और बुरी तरह रोते रोते ही खाली फ्लैट में इधर उधर देखता देखता बोला, कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने तो कभी किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया। मुझे छोड़ दो। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी इस बात के बदले में उसके कानों में वापस उस आवाज ने कहा, फोन करके वही बताना जो उस रात देखा था, पूरा पूरा सच। नीरज समझ गया था कि उसे करना क्या है। पुलिस को जो फोन करना था उसने अभी किया और उन्हें बुलाकर अपना स्टेटमेंट दिया। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है। यहां करीबन महीना भर ही हुआ है मुझे आए हुए। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लोग भी सारे अच्छे आसपास। मैं ज्यादातर
ऑफिस के काम से बाहर ही रहता हूं, तो मुझसे भी कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। उस रात मैं ऑफिस से बहुत लेट से लौटा, तो मैं इधर लिफ्ट से निकला और उधर कोई अंदर बड़ी जल्दबाजी में घुसा, तो कंधे पर मुझे एक हल्का सा धक्का सा लगा। पलट के देखा तो एक आदमी गर्मी में हुड वाली स्वेटशर्ट पहने हुए लिफ्ट में गया। मैंने भी कुछ बोला नहीं, बस जरा सा घूर के अपने घर में वापस आ गया। सुबह सुबह मुझे तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे निकलना था फ्लाइट पकड़ने के लिए, इसलिए घर आकर कपड़े बदलते हुए देखा कि शर्ट पे खून के धब्बे थे, पर ना मुझे चोट लगी थी, ना ही कुछ ऐसा हुआ था कि शर्ट पे खून लगे। मैंने शर्ट को धोया और बालकनी में फैला दी। वही देखकर मुझे ख्याल आया था कि मुझे एक स्टेटमेंट देना था। उस दिन फिर सुबह सुबह निकलने के लिए पैकिंग कर रहा था, तो दरवाजे पर कोई आया। मैंने दरवाजे को खोला तो देखा कोई पुलिस ऑफिसर था। पड़ोस में हुए किसी मर्डर के बारे में पूछ रहे थे। मैंने नानुकुर करके बात को टाल दिया था और अपने टूर पे निकल गया। आज वापस आया तो सोचा आपको उस रात की बात से अभी तक सब कुछ बता दूं। स्टेटमेंट लिख रहे पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई थी और ना ही उस दिन सुबह इस बिल्डिंग में पुलिस थाने से कोई ऑफिसर आया था। नीरज से पुलिस ने उस आदमी का हुलिया पूछा तो नीरज ने बताया कि सर, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो आदमी मुझे उस दिन लिफ्ट में दिखा था और जो पुलिस ऑफिसर यहां आया था, दोनों की शक्ल काफी मिलती जुलती थी। पुलिस ऑफिसर ने सिक्योरिटी से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई तो उन्होंने देखा कि वो हुड वाला आदमी और पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं, नीरज के पड़ोस के फ्लैट में रहने वाला कोई राजेश गंगाधरन था। उसकी एक फोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशंस में भेजी गई। सर्च ऑपरेशंस के लिए घर के दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाजे को तोड़ते ही नीरज और सिक्योरिटी गार्ड की हालत तो कोई छोड़ भी दे, पुलिस वालों तक की हालत बदबू से ऐसी थी कि उल्टी कर दे। घर के अंदर अलमारी से एक लाश मिली जिसको राजेश ने ही मार के वहां उसकी लाश छिपाई थी और नीरज ने उस लाश का चेहरा देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये उसी आदमी की लाश थी जो इतनी देर से कभी उसके दरवाजे के बाहर दिख रहा था तो कभी उसे फोन पर डरा रहा था। इतना सब कुछ शायद उस लाश ने या उसकी आत्मा ने शायद वहां से मुक्ति पाने के लिए किया था। नीरज आज भी उसी फ्लैट में रहता है। उसे वहां रहते हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं और उस बात को भी, लेकिन पास वाला फ्लैट उसे घटना के बाद आज भी खाली है और नीरज बिना आई होल से झांके कभी अपने दरवाजे को नहीं खोलता। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।